Hello बच्चों, let's see the question. A white slab consisting of two media of refractive indices N1 and N2 is placed in air as shown in figure. A ray of light is incident from medium N1 to N2 at an angle theta where sin theta is slightly larger than 1 upon N1. Take a refractive index of air as 1. Which of the following statement is R correct? Here we have given a diagram A. The light ray enters air if N2 equals N1. B. The light ray is finally reflected back into the medium of the refractive index N1 if N2 is less than N1. C. The light ray is finally reflected back into the medium of the refractive index N1 if N2 is greater than N1. And D. The light ray is reflected back into the medium of the refractive index N1 if N2 equals 1. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब हमारे पास ये होता है, जिसको हम यहाँ पे TIR के नाम से भी जानते हैं. ये वाली कंडीशन हमारे पास तब अकर होती है जबकि लाइट रे हमारे पास यहाँ पे पहली हमें बात ये ध्यान रखनी है, यहाँ पे डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर करती है. पहली कंडीशन हमारे पास ये है, ये तभी अकर होगा कि सपोज हमारे पास यहाँ पे लाइट रे है, वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो जैसे वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी. और एक पर्टिकुलर एंगल पे हमारे पास यहाँ पे जो आर की वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है. और यहाँ पे अगर हम बात करें उस पर्टिकुलर एंगल को हम यहाँ पे क्रिटिकल एंगल IC का नाम देते हैं. नाउ यहाँ पे अगर हम इंसिडेंट जो एंगल बन रहा है उसको और बढ़ा दें तो I की वैल्यू अगर IC से ज्यादा हो जाती है, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो लाइट रे होती है वो उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है. इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं. तो इस कंडीशन में I की वैल्यू IC से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है. दूसरा हम यहाँ पे बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, विच कैन बी रिलेटेड to the incident angle and angle of refraction by the Snell's law, that is sin I by sin R. Now यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, तो हमें एक और बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास यहाँ पे सपोज हमने स्नेल्स लॉ और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो कंडीशन है दोनों को यहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया, तो उस पर्टिकुलर केस में सपोज हम ये मान के चलते हैं हमारे पास ये मीडियम 1 मान लिया हमने, और ये हमारे पास यहाँ पे मीडियम 2 है. जो लाइट है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में यहाँ पे एंटर करी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है यहाँ पे और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है. नाउ यहाँ पे अगर हम इसके लिए स्नेल्स लॉ का यूज करेंगे तो जो लाइट यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो रही है N2 में और इंसिडेंट हो रही है N1 में, तो दैट विल बी गिवन एज N2 बाई N1 इक्वल्स साइन I बाई साइन R. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें साइन I बाई साइन R की, इस केस में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो कंडीशन बनेगी दैट विल बी N2 साइन R विल बी इक्वल टू N1 साइन I के बराबर. नाउ यहाँ से हम एक चीज का कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो साइन R की वैल्यू होगी, अगर हम इस कंडीशन को देखें दैट विल बी गिवन एज N1 बाई N2 मल्टीप्लाइड विथ साइन I के बराबर. और अगर हम यहाँ पे इस कंडीशन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन के साथ देखें तो हमारे पास जो ये साइन R की वैल्यू है दैट शुड बी लेस एंड इक्वल टू 1. ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन अकर हो, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है N1 बाई N2 साइन I ये या तो 1 के बराबर होनी चाहिए, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ पे लेस देन 1 के बराबर आनी चाहिए, तभी हमारे पास यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी. नाउ जो हमने यहाँ पे पूरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट समझा, इसी के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे. हम एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास दे रखा है द लाइट रे एंटर्स एयर इफ N2 इक्वल्स N1. उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो लाइट रे है वो मीडियम 1 N1 से N2 में यहाँ पे एंटर कर रही है, और N2 से एंटर करने के बाद अभी हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे N2 की वैल्यू ज्यादा है या N1 की वैल्यू ज्यादा है, यानी कौन सा रेयरर मीडियम है और कौन सा डेंसर मीडियम है. तो इस पर्टिकुलर केस में हम सिंपली यहाँ पे स्नेल्स लॉ का यूज करके यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कि सपोज यहाँ पे जो लाइट रे है वो रिफ्रैक्ट होती है और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो हमारे पास R1 के बराबर बनता है. अब ये जो लाइट रे है ये हमारे पास यहाँ पे एयर और N2 के इंटरफेस पे
एंटर करेगी। इस पर्टिकुलर केस में हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास दोबारा से रिफ्रैक्शन होता है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे बनता है वो R2 के बराबर बनता है, यानी 2 रिफ्रैक्शन होंगे। अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूं, यहाँ पे हमारे पास जो लाइट रे है फर्स्ट वो यहाँ पे हमारे पास रिफ्रैक्ट होगी लाइट रे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है और इस केस में जो एंगल बनेगा वो हम यहाँ पे R1 मान रहे हैं। ये जो लाइट रे है ये अगेन हमारे पास यहाँ पे इंसिडेंट करेगी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और दोबारा से हमें यहाँ पे रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, दैट विल बी R2। तो पहले हम इस कंडीशन के लिए स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं एंड दैट विल बी गिवन है। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था N2 sin R इक्वल्स N1 sin I, तो डायरेक्ट हमारे पास क्योंकि इंसिडेंस यहाँ पे फर्स्ट मीडियम N1 में हो रहा है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, दैट विल बी गिवन एज N2 sin R1 इक्वल्स N1 sin I। तो I की वैल्यू जो है यहाँ पे वो थीटा के बराबर है, इसलिए हम इसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। सो वी कैन से हमारे पास यहाँ पे जो sin R1 की वैल्यू बनेगी दैट विल बी N1 बाई N2 sin थीटा। ये हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बन गई। नाउ अगर हम यहाँ पे सेकंड सरफेस की बात करते हैं, हम डायग्राम को दोबारा से ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे दिस विल बी गिवन एज मीडियम N1 एंड दिस इज गिवन एज मीडियम N2। यहाँ पे हमारे पास लाइट इंसिडेंट हो रही है एंगल थीटा पे, यहाँ पे हमारे पास रिफ्रैक्शन अकर हुआ तो इस वजह से हमारे पास जो एंगल बनेगा हमने मान लिया ये R1 के बराबर है। जब ये लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करेगी यहाँ पे दोबारा से रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन होने की वजह से हमारे पास जो एंगल बना दैट इज R2। नाउ क्योंकि हमारे पास ये एंगल R1 बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये भी R1 के बराबर बनेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो N2 मीडियम है इसमें जब लाइट इंसिडेंट करेगी तो हमारे पास यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल बनेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और जब ये यहाँ पे एयर में एंटर करेगी तो रिफ्रैक्शन हमें यहाँ पे अगेन देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे भी स्नेल्स लॉ का यूज करते हैं तो वी कैन से इस पर्टिकुलर केस में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 के बराबर है, दैट विल बी गिवन एज 1 इंटू साइन R2 एंड यहाँ पे हमारे पास जो रिफ्रैक्शन होगा अगर हम इसकी बात करें ये मीडियम दे रखा है हमारे पास N2, इसके लिए जो एंगल बनेगा इंसिडेंट एंगल वो R1 के बराबर बनेगा, तो हम इसको सिंपल यहाँ पे साइन R1 लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल है दैट विल बी द रिफ्रैक्टिंग एंगल फॉर द फर्स्ट केस। फर्स्ट केस का जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है वो सेकंड केस के लिए इंसिडेंट एंगल का काम करेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे N1 बाई N2 इंटू साइन थीटा। ये हमने यहाँ पे इक्वेशन जो हमने यहाँ पे बनाई थी फर्स्ट उससे लिख दिया। तो N2 से N2 कैंसिल हो गया तो हमारे पास वैल्यू बन गया N1 साइन थीटा और ये बन गया हमारे पास साइन R2 की वैल्यू। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें द लाइट रे एंटर्स एयर इफ N2 इक्वल्स N1, हमारे पास यहाँ पे लाइट एंटर करेगी एयर में जब हमारे पास जो दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनकी वैल्यू सेम हो जाए। अगर यहाँ पे N2 की वैल्यू N1 के बराबर हो जाती है उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो लाइट रे होगी वो सीधे यहाँ पे इस तरीके से एंटर करेगी, क्योंकि दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होने की वजह से हमारे पास यहाँ पे कोई भी रिफ्रैक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा, यानी हमारे पास जो कंडीशन बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी। लाइट रे यहाँ पे थीटा पे इंसिडेंट करेगी, कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है और यहाँ पे हमारे पास जो लाइट रे है सीधे इस इंटरफेस पे यहाँ पे इंसिडेंट करेगी। नाउ अगर हम देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन में हमें कंडीशन दे रखी है जो साइन थीटा की वैल्यू है दैट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1/n1। ये हमारे पास n1 से स्लाइटली ग्रेटर है और अगर हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1/n1 हो गई इसका मतलब हमारे पास ये यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन को ऑब्जर्व करें तो इस पर्टिकुलर केस में क्योंकि हमारे पास यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1/n1 है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन होगी और जो भी लाइट रे यहाँ पे एंटर करेगी वो एयर में ना जाके वापस इसी मीडियम में वापस हो जाएगी। यानी हमारे पास N1 और N2 भले ही सेम हो लेकिन जब ये यहाँ पे एयर और जो हमारे पास मीडियम दे रखा है उसके इंटरफेस पे इंसिडेंट करेगी तो दूसरे मीडियम यानी एयर में ना जा करके वापस इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो वी कैन से हमारे पास जो ऑप्शन ए है दैट विल बी इनकरेक्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है द लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ N1 इफ N2 इज लेस देन N1। भले हमारे पास यहाँ पे N2 की वैल्यू लेस देन N1 है तो यहाँ से हम एक कंडीशन ये बना सकते हैं, हमारे पास N2 की वैल्यू लेस देन N1 दे रखी है। N2 की वैल्यू N1 का मतलब ये हो गया, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम से शो करूं, ये हमारे पास आ गया N1, ये हमारे पास आ गया N2। N1 की वैल्यू ज्यादा है N2 के कंपैरिजन में,
तो यहाँ पे ये हमारे पास डेंसर मीडियम आ गया और ये हमारे पास रेयरर मीडियम आ गया। तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट से इसको कंसिडर करूँ तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है उसमें भी साइन थीटा की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर है 1/n1 से। इसका मतलब यहाँ पे भी हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। तो जो भी लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट करेगी इस तरीके से वो दूसरे मीडियम में ना जाके इसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन बन रहा है दैट इज करेक्ट वन। थर्ड वन। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी में हमसे पूछा गया है जो n2 की वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन n1। तो अगर हम दोबारा से यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करें, ये हमारे पास n1 मीडियम आ गया और ये n2 मीडियम आ गया। इस केस में n2 की वैल्यू ज्यादा है n1 के कंपैरिजन में, तो ये हमारे पास डेंसर मीडियम होगा और ये रेयरर मीडियम होगा। लाइट इस तरीके से इंसिडेंट करेगी, ये थीटा एंगल आ गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें लाइट हमारे पास रेयर से डेंसर में जा रही, तो यहाँ पे सिंपल हमें रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन वैसे भी अकर नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन है कि लाइट डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए वो सेटिस्फाई नहीं होगी। यानी हमारे पास यहाँ पे सिंपली जो लाइट रे है कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी और इस वाले इंटरफेस पे हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें ये डेंसर मीडियम है और ये एयर है, डेंसर से एयर में का मतलब ये हो गया एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास यहाँ पे 1 दे रखा है और यहाँ पे अगेन हमारे पास जो लाइट रे है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड में फाइंड आउट किया था, हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू है दैट इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1/n1। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो जैसी लाइट रे यहाँ पे इस इंटरफेस पे जाएगी वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो ऑप्शन सी दे रखा है, द लाइट रे इज फाइनली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इफ n2 इज ग्रेटर देन n1, इट इज ऑल्सो करेक्ट वन। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन डी की, द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 इफ n2 इक्वल्स 1। अगर हम ये देखें हमारे पास यहाँ पे ये दे रखा है n2 और ये दे रखा है हमारे पास यहाँ पे n1 और n2 की वैल्यू यहाँ पे 1 के बराबर हो गई। इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे भी हमारे पास एयर आ गई, जैसे यहाँ पे एयर था अब वही मीडियम हमने यहाँ पे भी इंक्लूड कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे इक्वेशन 2 में कंडीशन फाइंड आउट की थी साइन r2 इक्वल्स n1 साइन थीटा, तो सेम कंडीशन यहाँ बनेगी। भले ही हमारे पास यहाँ पे जो लाइट रे है वो सीधे एयर में यहाँ पे इंसिडेंट होगी। तो जैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था कि जब भी लाइट यहाँ पे एक मीडियम से एयर में यहाँ पे एंटर कर रही है तो वहां पे हर कंडीशन में हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन देखने को मिल रही है। और इसका हमारे पास रीजन ये है कि साइन थीटा की वैल्यू 1/n1 से स्लाइटली ग्रेटर है। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से जो हमारे पास ऑप्शन डी है वो भी यहाँ पे करेक्ट होगा। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ऑप्शन बी, सी एंड डी ऑल 3 आर करेक्ट। होप ऑल अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।